देखिए हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के बारे में। क्या होती हैं ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज? कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज का मतलब होता है तालमेल बैठाने की योग्यता। किसकी योग्यता? तालमेल बैठाने की। किसकी? बोलो। तालमेल बैठाने की योग्यता, यानी कि हम इसको हिंदी में तालमेल या सामंजस्य की योग्यता भी कह सकते हैं। और देखो जिमरमैन के हिसाब से क्या है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आर अंडरस्टूड एज रिलेटिवली स्टेबलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड पैटर्न ऑफ मोटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन प्रोसेस। मतलब अपने मोटर को, मोटर मतलब स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी आपके मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स हैं, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन, इन सभी में आपसी तालमेल, जो भी पैटर्न बने उसका आपसी तालमेल, यह है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। मतलब अगर मैं एक हाथ से ऐसे चुटकी बजा रहा हूं और दूसरे हाथ से लिख भी रहा हूं तो ये मेरी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज ही तो है, ये मेरी योग्यता ही तो है, तालमेल की योग्यता ही तो है कि मेरा एक हाथ कुछ और कर पा रहा है और एक हाथ कुछ और। ये तालमेल की योग्यता है। तालमेल की योग्यता ही तो है कि मैं उधर देख रहा हूं कुछ और काम और इधर मैं आपको कुछ और भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तालमेल की योग्यता तो है। तालमेल की योग्यता तो होती है कि आप पैरों से पैदल पैदल चल रहे होते हो और मुंह से खा भी रहे होते हो। मतलब कई सारे मोटर कंपोनेंट्स आपस में कोऑर्डिनेशन बना के काम कर सकें, दैट इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। और जिस खिलाड़ी का जितना बढ़िया कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होता है, जितना बढ़िया रिएक्शन एबिलिटी होता है, उसका परफॉर्मेंस उतना ही बढ़िया होता है। क्योंकि इधर दिखा के, जैसे फुटबॉल में ही है, दिखाया कि मैं उधर मारने वाला हूं लेकिन दूसरी तरफ मार दिया, तो उसके लिए क्या है, शरीर का एक हिस्सा डराता है दूसरी तरफ मारने के लिए, लेकिन दूसरा हिस्सा किसी और दिशा में मार देता है। कोऑर्डिनेशन की ही तो बात है। दिमाग ने सूचना भेजी, शरीर के एक अंग ने काम किया डोज करने का और दूसरे अंग ने दूसरी तरफ मार दिया। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज ही तो है। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कई प्रकार की होती हैं। कौन कौन से प्रकार की होती हैं वो जानिए। ओरिएंटेशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी, एडेप्टेशन एबिलिटी, रिदम एबिलिटी और डिफरेंशिएशन एबिलिटी। इन सभी के बारे में विस्तार से बताऊंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओरिएंटेशन एबिलिटी क्या होता है? टू डिटरमाइन द चेंज एंड पोजीशन, चेंज द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी इन रिक्वायर्ड टाइम। मतलब बॉडी की पोजीशन और बॉडी का मूवमेंट मैं बदल सकूं। जैसे बॉक्सिंग वाले डोजिंग करते हैं, ऐसे ऐसे करके डोजिंग करते हैं, ये ओरिएंटेशन एबिलिटी का कमाल है। समझ रहे हो ना? कोई भी ग्राउंड पे हो आप, फुटबॉलर डोज कर रहा है, बॉल कटा कटा के ले जा रहा है अब दूसरे खिलाड़ियों से, या वॉलीबॉल कोर्ट में आप खड़े हैं और आपने उधर दिखाया और उधर फेंक दी बॉल, ये ओरिएंटेशन एबिलिटी। मतलब आप अपने शरीर की पोजीशन को और मूवमेंट को निश्चित समय में बदल लेते हैं, निश्चित जगह में बदल लेते हैं, ये आपकी ओरिएंटेशन एबिलिटी है। निश्चित समय और निश्चित जगह में अपने बॉडी की पोजीशन और मूवमेंट बदल लेना। जैसे जिम्नास्टिक करते हैं, देखते हो, एक बार जंप किया और हवा में कई सारे फ्लिप करके बॉडी जमीन पे आ जाती है। क्या है ये? ओरिएंटेशन एबिलिटी है। समझे? फिर डिफरेंशिएशन एबिलिटी। डिफरेंशिएशन मतलब अंतर कर पाना। समझे? क्या है? दिस इज द एबिलिटी टू अटेन हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग ऑफ मूवमेंट फेजेस। जैसे कि एक बॉडी का मूवमेंट और दूसरे बॉडी का मूवमेंट आपका बिल्कुल इतना मास्टरी वाला हो। मास्टरी वाला मतलब इतनी महारत हो उसमें कि दोनों बॉडी के मूवमेंट बिल्कुल अलग अलग काम करें और आपका काम बिल्कुल सही तरीके से हो जाए। देखो कहां गया, सपोज करो कि आपने बॉल मारते हुए, वॉलीबॉल की बात करूं, बॉल मारते हुए पीछे जाते हुए बॉल मारने की कोशिश की।
अगर आपका डिफरेंशिएशन एबिलिटी बढ़िया है, यानी कि पैरों का मूवमेंट और हाथ का मूवमेंट बिल्कुल बढ़िया है अगर, तो आप बॉल मार के अपनी बॉडी का बैलेंस बना पाओगे। और अगर दोनों मूवमेंट में मतलब महारत नहीं है, तो हो सकता है कि या तो बॉल दूर न जाए, या हो सकता है मारते हुए बॉल तो चली जाए और आप गिर जाओ। डिफरेंशिएशन एबिलिटी का मतलब है जो भी काम करो, दो या दो से अधिक काम एक साथ कर रहे हो, दोनों पे आपको महारत हो, दोनों सेपरेटली फाइन स्किल्स हो। सेपरेटली फाइन स्किल्स का मतलब अलग अलग तौर पर बिल्कुल बेहतर काम। जैसे देखो क्या लिखा है, द हाई लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन डिपेंड्स ऑन मूवमेंट एक्सपीरियंस। आप किसी भी एक्टिविटी को कितनी बार करते हो उसके आधार पर यह निर्भर करता है। एंड द डिग्री ऑफ मास्टरी ओवर मोटर एक्शन, और आपके जो मोटर एक्टिविटी है, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, कूदना या फिर डाइव मारना, जो भी आपका मोटर एक्शन है उस पर कितनी महारत है, समझे। तो जितना बेहतर डिफरेंशिएशन एबिलिटी होगी स्पोर्ट्स में, जो भी आप करोगे, जैसे जिम्नास्टिक की बात करें आपको पता है जिम्नास्टिक में एक खिलाड़ी जंप करता है और जंप करने के बाद जब वो लैंड करता है ना, उसकी लैंडिंग के उसके नंबर होते हैं। जितनी क्लियर लैंडिंग उतना ही बढ़िया नंबर। खैर जितनी ज्यादा बार घूमा, जितनी डिफिकल्टी ली उसने, जितना कठिन मूवमेंट लिया, उसके तो नंबर होते ही हैं, पर जितनी क्लियर लैंडिंग होती है उतने बेहतर नंबर होते हैं। तो ये जो जंप किया, जंप करने के बाद पूरी तरह से घूमा और पूरी तरह से घूमने के बाद बढ़िया से लैंड करा, ये डिफरेंशिएशन एबिलिटी पे निर्भर करता है। दोनों में अंतर समझ लो, देख लो, ये सारी एबिलिटी लगभग लगभग एक जैसी होंगी। पहला क्या है, ओरिएंटेशन एबिलिटी, मतलब कम से कम समय में, मतलब जो आपके पास समय है वो समय, और जो जगह है वो जगह, उस जगह और समय में अपनी बॉडी का पोजीशन चेंज कर पाना और बेहतरीन तरीके से चेंज कर पाना कहलाता है डिफरेंशिएशन एबिलिटी, समझे। पोजीशन चेंज कर पाना कहलाता है ओरिएंटेशन एबिलिटी, और बेहतरीन तरीके से चेंज कर पाना कहलाता है डिफरेंशिएशन एबिलिटी। और डिफरेंशिएशन एबिलिटी बढ़िया तब होती है जब आप लंबे समय से किसी काम को कर रहे होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूं, जो मैंने लिख रखा है खुद ही। क्या है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, मैंने आपको बता दिया, सामंजस्य संबंधी योग्यता। ओरिएंटेशन एबिलिटी मतलब अभी बताया मैंने, शरीर को समय और गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल बनाना, अर्थ जैसे जो आपकी ग्रेविटी है उसके अनुसार किसी गतिशील वस्तु, खेल के उपकरण, खेल के मैदान आदि के अनुरूप अपने आप को अनुकूल बनाना, मतलब ढाल लेना। जो आपके पास जगह है, जो आपके पास समय है, जैसा एरिया है, उसके अनुसार बॉडी की पोजीशन चेंज कर पाना, ठीक है ना। फिर साथ के साथ था डिफरेंशिएशन एबिलिटी, यानी कि विभेदन योग्यता। चलो पहले ये जान लो। कपलिंग एबिलिटी यानी कि संयोजन योग्यता, यानी कि क्या है ये, आपका प्रदर्शन बेहतरीन करने के लिए एक से अधिक शारीरिक अंगों को एक साथ संयोजित करना। हाथ भी काम करे, पैर भी काम करे, आपका कंधा, गर्दन, मतलब कई सारे शारीरिक अंग एक साथ काम करे। जैसे मुक्केबाजी में पैरों से भी ताकत लगती है, हाथों से भी लगती है डोजिंग करने के लिए, और कमर का भी प्रयोग होता है इधर से उधर घूमने के लिए। कुश्ती में हाथ, पैर, कमर सबका उपयोग होता है बेहतरीन तरीके से। जिम्नास्टिक में और ज्यादातर टीम खेलों में। तो कपलिंग योग्यता का मतलब है एक साथ एक से अधिक अंगों का प्रयोग कर पाना सही तरीके से। फिर है रिएक्शन एबिलिटी, यानी कि प्रतिक्रिया योग्यता, यानी कि कोई भी आपको संकेत मिले उसके प्रत्युत्तर में तुरंत क्रिया कर पाना, चाहे वो देखने का संकेत हो, चाहे वो सुनने का संकेत हो। जैसे हम वॉलीबॉल खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, कहते हैं ना, ओए माँ तेरे पास गिरने वाली है, वो कान से सुन के, या हम कहते हैं नहीं छोड़ छोड़, बाहर बाहर गिरने वाली है, तो सुन के उसको तुरंत छोड़ देना या तुरंत मार देना। या देखो कि एक साथी से गलत लग गई गेंद, तो अब तुम्हारे पास समय है कि उसको सही कर सको। तो क्या है ये, रिएक्शन एबिलिटी है। सिंपल रिएक्शन एबिलिटी यानी कि सामान्य प्रतिक्रिया और जटिल प्रतिक्रिया।
देखो, जब किसी संकेत का पहले से पता हो तो उस पर दी गई क्रिया सामान्य प्रतिक्रिया कहलाती है। जैसे सामने वाले ने वॉलीबॉल में गेंद मारी है और अब मुझे पता है कि मेरी तरफ आ रही है, तो मैं अपने आप को सेट करता हूं और फिर मारता हूं। यह है सामान्य प्रतिक्रिया, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्रिया का मतलब जो कोई संकेत पता ना हो कि अब क्या होने वाला है, वो पता ना हो, तो उसे कहते हैं जटिल प्रतिक्रिया। जैसे किसी खिलाड़ी ने मारी गेंद और अब वो गेंद चली गई किसी दूसरी दिशा में, और अब आपको भाग के जाना है और उसको वापस अपने कोर्ट में लाने की कोशिश करनी है। यह है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। तो दोनों बढ़िया हो तो मजेदार है ना, क्यों सोनू? फिर है बैलेंस एबिलिटी। बैलेंस एबिलिटी यानी कि संतुलन योग्यता, यानी कि शरीर द्वारा किसी भी गति के दौरान संतुलन बनाए रखना। जैसे मैंने क्या कहा, बॉल मारनी है आपको, आपने कूद के बॉल मारी, अब कूद के बॉल मारने के बाद पता चला लैंड ही ना हो पाए, पैर मुड़ गया, मोच आ गई। या फुटबॉल में है, भागते भागते बॉल में डोज करा और लेट के किक मार दिया आपने, या कूद के किक मार दी, या कूद के हेड मार दिया और बैलेंस बना के सही से खड़े हो गए, आपको चोट भी नहीं लगी। मतलब कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी गतिविधि कर रहे हो, कोई भी खेल खेल रहे हो, कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके दौरान अपना संतुलन बनाए रखने की योग्यता। हिंदी में इसीलिए दिखाया मैंने आपको ताकि आप अच्छे से इसे कर सको। रिएक्शन एबिलिटी यानी कि लय योग्यता। लय योग्यता में क्या है, इसमें खिलाड़ी किसी भी गतिविधि के ताल को पहचानता है और उसी ताल के अनुसार प्रतिक्रिया करता रहता है। मतलब रिदम, मतलब रिदम समझ रहे हो ना, 1 2 3 4 3 4, मतलब 1 2 3 4 4 3 2 1 करते ना, वो रिदम बना बना के, जैसे पीटी करते ना 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ऐसे रिदम बनाते हैं। रिदम का मतलब होता है एक एक्टिविटी का रिदम पता कर लेना और फिर उसी रिदम के अनुसार करते रहना। जैसे जिम्नास्टिक में रिदमिक जिम्नास्टिक होती है, रिदम बना के करते हैं। गोताखोरी में, स्केटिंग वगैरह में, ये सभी में क्या है, फिगर स्केटिंग। फिगर स्केटिंग का मतलब होता है जैसे 8 नंबर बनाना है आपको स्केटिंग कर करके, तो आप बना एक बार कर लोगे और फिर उसी रिदम में ऐसे 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 घूमते रहोगे। समझ रहे हो, ये रिदमिंग एबिलिटी है। आ रहा है ना समझ में? बोलो। हाँ सर। हेडिंग हेडिंग आपको याद रखनी है, बाकी तो आप लिख डालोगे। अगर एक बार भी दोहरा लिया ना मेरा पढ़ाया हुआ एक बार भी, तो बाकी लिखने में कोई दिक्कत नहीं। फिर है एडेप्टेशन एबिलिटी यानी कि अनुकूलन योग्यता, यानी कि किसी भी गतिविधि में परिवर्तन होने पर उस परिवर्तन के अनुरूप बदलकर गतिविधि को पूरा करने की योग्यता। वही बात है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टाइम काम आएगा यहां पर। ऊपर बताया मैंने आपको, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी काम आएगी। आप जो करना चाह रहे हो वो नहीं हुआ, अचानक से कुछ गड़बड़ हो गया या गलत हो गया, अब उसको ठीक कर पाने के लिए, समझे, अपने अनुरूप बदल पाने की योग्यता। नॉर्मली बता दूं, ठंड है, सपोज करो ठंड का महीना है, बहुत तगड़ी ठंड चल रही है, अब यहां पर आपको एडेप्ट करना है, तो आप क्या करोगे, एक जैकेट, इनर और जैकेट, रजाई, एडेप्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हैं ना। वैसे ही खेल के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान होता है एडेप्टेशन एबिलिटी। देख रहे हो माहौल में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो शरीर उसके हिसाब से एडेप्ट करने लगता है, पसीना ज़्यादा निकालने लगेगा ताकि शरीर का तापमान थोड़ा थोड़ा कम हो सके, है ना। सर्दी में देखते हो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो सर्दी में गर्मी ज़्यादा पैदा होगी ताकि बाहर के तापमान के अनुसार शरीर का तापमान मेंटेन हो सके। एडेप्टेशन एबिलिटी है। और डिफरेंशिएशन एबिलिटी मतलब विभेदन योग्यता, बताया मैंने, यानी कि शरीर के द्वारा किसी भी गतिविधि के दौरान सबसे उच्च स्तर की सटीकता प्रदान करना, प्राप्त करना। कोई भी काम कर रहे हो सबसे बेहतरीन हो वो, ये निर्भर करता है डिफरेंशिएशन एबिलिटी पे। मैंने समझाया था अभी थोड़ी देर पहले आपको। समझे, ये डिपेंड करता है आपके अनुभव पे, किसी भी काम को कितनी बार करते हो, बार 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 करोगे, है ना। और आपकी मोटर फिटनेस कैसी है, आपकी स्पीड कैसी है, आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करेगा आपका डिफरेंशिएशन एबिलिटी। ठीक है ना, सारा समझ लिया आपने। अभी है सर्किट ट्रेनिंग।
अच्छा है, ये बढ़िया मजेदार ट्रेनिंग होता है। एडम्सन और मॉर्गन, इनके हिसाब से सर्किट ट्रेनिंग क्या है, विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज जो कि विद और विदाउट एपेरेटस, यानी कि किसी दूसरे मशीन या सामान के साथ या बिना उसके साथ प्रैक्टिस किए जाते हैं विद द गिवन डोजेस, मतलब लिमिटेड खुराक में जो आपको करना है उसको आप सर्किट बना के करोगे। देखो कैसे, समझे? सर्किट ट्रेनिंग किन्होंने दिया था? इन्होंने ही दिया था, एडम्सन और मॉर्गन ने 1957 में दिया था। और इस तरीके से एक्सरसाइज सेट किया कि एक सर्किट बन गया, और इसीलिए इन्होंने इसको सर्किट ट्रेनिंग का नाम दिया। इसमें लगभग 10 से 12 स्टेशंस होते हैं। सर्किट ट्रेनिंग में लगभग 10 से 12 स्टेशंस होते हैं, और उतने ही लोग भी हो जाते हैं तो बढ़िया रहता है। मान लो 12 स्टेशन है और 12 ही लोग हो गए तो मजेदार है, बहुत बढ़िया। पर 5-6 लोग हैं तब भी आप 12 स्टेशन कर सकते हो। पर जितने लोग हैं उतने ही स्टेशन बनाओ तो ज्यादा बेहतर है। कैसे सर्किट ट्रेनिंग में काम होता है, हर स्टेशन पे अलग अलग एक्सरसाइज होती है। जैसे मान लो पहला आपने कर दिया ऑन द स्पॉट रनिंग, सारे ऑन द स्पॉट रनिंग करेंगे सारे। फिर अगले स्टेशन पे हर्डल रनिंग करेंगे। हर्डल मतलब कोई ऊंची बाधा होगी उसको कूद कूद के पार करेंगे। मान लो 12 लोग हैं, एक कुछ ऊंचा सा बेंच रख दिया या ऊंची सी कोई चीज रख दी, एक के बाद एक सब कूद कूद के जाएंगे। एक आएगा कूद के निकल जाएगा, दूसरा कूद के निकल जाएगा, तीसरा कूद के निकल जाएगा, चौथा कूद के निकल जाएगा। पहले ऑन द स्पॉट सारे 12 के 12 खड़े होकर एक जगह पे दौड़ रहे हैं। फिर हर्डल किया, फिर हर्डल करके जैसे जैसे हर्डल करके आगे बढ़ते जाएंगे फिर सिटअप लगाते जाएंगे। वहीं पर 10 सिटअप, 15 सिटअप, 20 सिटअप, जितने भी कर दिए हों सारे सिटअप लगाएंगे। फिर सिटअप के बाद आगे जाएंगे, बेंच प्रेस करेंगे। बेंच प्रेस कर लो, या फिर बेंच प्रेस तो जिम में होती है, चलो जिम में नहीं हो अगर आप, तो नॉर्मली आप पुशअप लगा सकते हो या रोलिंग कर सकते हो, है ना? रोलिंग कर सकते हो, कोई भी एक एक्सरसाइज डाल दो। फिर सारे करेंगे, फिर उसके बाद अगले स्टेशन पे लंजेस करेंगे। लंजेस समझते हो? वो व्यक्ति खड़ा होता है, एक पैर आगे रखेगा और दूसरा पैर उसका पीछे रहता है ऐसे, फिर बदलेगा पैर। कभी किया है किसी ने लंजेस? बढ़िया एक्सरसाइज होती है। यस सर। किया है ना? देख भी लो जिसने नहीं किया। यस सर, स्ट्रेचिंग के लिए होती है। स्ट्रेचिंग नहीं, थाई के लिए बहुत बढ़िया होती है, बहुत बेहतरीन। इसमें वजन उठा लो तो और बेहतरीन है। देखो पहले एक पैर से, फिर दूसरे, मतलब हाँ डंबल से कर लो और बढ़िया है, वजन डाल के। हाँ वार्म अप करते टाइम भी काम आता है। मतलब अगर इसमें स्पीड बढ़ा दो तो वार्म अप, और स्पीड ना बढ़ाओ वेट बढ़ा दो तो फिर थाई की एक्सरसाइज, एक ही बात है ना? फिर लंजेस के बाद अगले स्टेशन पे चले जाओ, रस्सी कूद लो। सारे के सारे एक एक करके सारे रस्सी कूदेंगे। अगर 12 रस्सियां हैं तो 12 के कूद लो, नहीं तो एक एक करके कूद लो। जल्दी 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 10 फटाफट फटाफट, किसी ने 10 कूदे और फिर आगे भाग गया मेडिसिन बॉल के पास, तब तक दूसरा आया, उसने 10 कूदे, वो आगे भाग गया। ऐसे कर सकते हो आप। बस छुट्टी के टाइम पे जुड़ने कौन आ रहा है ये। फिर अगला है मेडिसिन बॉल थ्रो कर लो, है ना? बड़ी सी बॉल होती है भारी वजन की, 10 किलो 20 किलो जैसी भी है, उसको थ्रो कर लो या पटक लो। उठाओ और जमीन, पार्क में हो अगर घास पे हो, उठाओ और जमीन पे फेंक के मारो। फिर उसको उठाओ नीचे से, फिर जमीन पे फेंक के मारो। इस तरीके से करना सबसे बढ़िया रहता है। या फिर अगर आपस में करना है तो आपस में कर लो। भाई मेडिसिन बॉल है, दूसरे को फेंका, उसने कैच किया, फिर आपको फेंका, उसने तीसरे को फेंका, उसने चौथे को फेंका, जैसे भी कर लो सर्किट बना के। फिर उसके बाद अगले सर्किट पे शटल रन कर लो। शटल रन यानी छोटी दौड़, गए भाग के गए, वहां से लकड़ी उठा के लाए, फिर भाग के गए, वहां से लकड़ी उठा के लाए, भाग के गए, वहां से उठा के लाए, ऐसे कर सकते हो। फिर उसके बाद चिनअप कर लो, फिर हाफ स्क्वाट कर लो। तो इस तरीके से आपकी सर्किट कंप्लीट। तो सर्किट रन को बहुत बढ़िया इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कई सारी एक्टिविटीज डाल देते हैं एक साथ। अब सोचो 12-15 तरीके की, 10-12 तरीके की अलग अलग एक्टिविटी है, तो मजा भी आएगा करने में। किसी को किसी चीज में ज्यादा महारत होगी, भाई किसी को दम वाला काम अच्छा लगेगा, किसी को थोड़ा सांस वाला काम अच्छा लगेगा। तो जिसको दम वाला बढ़िया लगेगा वो दम वाले में अपनी ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगा। जिसको सांस वाला बढ़िया लग रहा होगा वो सांस वाला बढ़िया दिखाने की कोशिश करेगा। एक दूसरे के साथ तुलना करेंगे, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे। बेहतर तरीके से डेवलप होता है शरीर इसका, इससे सर्किट ट्रेनिंग में, ठीक है ना? देखो यहाँ पर दिख रखा है। सर्किट ट्रेनिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं?
मस्कुलर एंडोरेंस डेवलप करने के लिए, मांसपेशीय सहन शक्ति प्लस स्ट्रेंथ, क्योंकि ऐसे काम भी कर रहे हैं जिससे स्ट्रेंथ बढ़े, तो मस्कुलर एंडोरेंस और स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए कर रहे हैं। देखो यहाँ उसने लिखा है ऑन स्पॉट रनिंग 1 मिनट तक करो, फिर हर्डल करो 10 जंप करो, फिर उसका सिटअप करो 10 बार, फिर बेंच प्रेस करो लगभग 60% बेंच वजन लो और 10 बार रिपीट करो, लंजेस करो 10, फिर रस्सी कूदो 50, अगर 12 रस्सी है तो सब 50-50 कूदो, भाई एक है तो मैंने कहा कि कम कम करके निकल जाओ। फिर मेडिसिन बॉल थ्रो 10 बार फेंको, 10 किलो का वेट है 10 बार फेंको मैंने कहा जैसे। फिर शटल रन करो 10x4 यानी कि 10-10 मीटर के 4 बार। फिर चिनअप करो 10 बार, हाफ स्क्वाट करो 10 बार। किसी भी एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट नहीं होना चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। फिर एक साइकिल पूरा हो तो 1 मिनट का रेस्ट, फिर दूसरी साइकिल फिर 1 मिनट का रेस्ट, फिर तीसरी साइकिल फिर 1 मिनट का रेस्ट। ऐसे करके कम से कम 3 साइकिल या 5 साइकिल करने चाहिए, समझे। अब देखो ये एक छोटा सर्किट ट्रेनिंग बना दिया, जैसे प्लैंक किया एल्बो लगा के, साइड लंजेस किए, फिर साइड प्लैंक किया, फिर जंप स्क्वाट किया, फिर प्लैंक किया एल्बो लगा के, फिर लंजेस की, एक छोटी सी सर्किट बना दी, किया जा सकता है। अब ये जो छोटी सी सर्किट है सिर्फ ये एब्स वेब्स से रिलेटेड है, मतलब आप ऐसी सर्किट ट्रेनिंग भी कर सकते हो जिसमें सिर्फ अपर बॉडी पे फर्क पड़े, ऐसा भी कर सकते हो जिसमें सिर्फ लोअर बॉडी पे फर्क पड़े, ऐसा भी कर सकते हो जिसमें पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो। तो सर्किट ट्रेनिंग कैसे भी काम कर सकती है। सर्किट ट्रेनिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखे हुए हैं। तो क्या है, ये बहुत आसान होता है और करना इसमें आसान रहता है, क्योंकि आप किसी इक्विपमेंट्स की मदद से करो या बिना इक्विपमेंट की मदद के कर लो, एक ही बात है, समझे। मतलब मीडियम रेजिस्टेंस या मीडियम वेट का प्रयोग कर सकते हो। और कितनी कितनी बार करनी है इसमें एक्सरसाइज, ये आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से देख लो, कितना आपके पास समय है और कितने लोग हैं, उसके हिसाब से कर लो। और सर्किट ट्रेनिंग का मेन एम एंडोरेंस और स्ट्रेंथ को डेवलप करना होता है ना। और ये पूरे शरीर की भी ट्रेनिंग करा सकता है, और बाकी आप चाहो तो सिर्फ एक भाग को भी ट्रेन कर सकते हो। वही बात है, लोड को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है सर्किट ट्रेनिंग का, ये हृदय और फेफड़ों की क्षमता विकसित करता है, ये जनरल फिटनेस विकसित करता है, पूरे बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी करेगा, एंडोरेंस अच्छी करेगा। ये ऑक्सीजन को, VO2 मैक्स का मतलब होता है ऑक्सीजन को खर्च करने की क्षमता, ये बढ़िया कर देता है व्यक्ति की, समझे। तो जब व्यक्ति काम कर रहा होगा तो उसकी मांसपेशी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन खर्च कर पाएगी, ठीक है ना। वही लिखा है ऑक्सीजन कंजप्शन भी अच्छा हो जाता है, ऑक्सीजन की पहुंच भी बढ़िया हो जाती है और उसका कंजम्पशन भी बढ़िया हो जाता है, मांसपेशियों की ताकत बढ़िया हो जाती है। हाँ, पर याद रखना ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएगा, ना ही ये आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, पर हाँ स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। मैक्सिमम भी नहीं बढ़ाएगा क्योंकि आप मैक्सिमम वजन नहीं उठाते, और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ाएगा क्योंकि आप एक्सप्लोजिव पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, पर हाँ स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और ये एंडोरेंस बढ़ाएगा। पर ये भी है कि पूरी तरह से एंडोरेंस नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इसका सिर्फ इसी सर्किट ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके आप लंबी दूरी के रनर नहीं बन सकते या अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। पर यह है कि ये जनरल मोटर फिटनेस करने के लिए, समझ रहे हो, जनरल मोटर फिटनेस करने के लिए बहुत बढ़िया है। मतलब जो अपनी मोटर फिटनेस को नॉर्मली बढ़िया रखना चाहते हैं तो उनके लिए सर्किट ट्रेनिंग बढ़िया है। 4-5 लोग मिलके एक साथ ट्रेनिंग करते हो तो सर्किट ट्रेनिंग बना लो और आधे घंटे में बढ़िया फिटनेस करके घर चले जाओ। रोज का आधा घंटा भी करो, बहुत बेहतरीन रहेगा। ये एक केस स्टडी है, स्कूल के बच्चों पे किया गया होगा, उसे आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। सर्किट ट्रेनिंग किसने डिजाइन किया? एडमसन एंड मॉर्गन ने। और ये क्या है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में सबसे बेहतरीन फाइन ट्यूनिंग या सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कब मिलेगी? जब आपकी डिफरेंशिएशन एबिलिटी अच्छी हो। खैर एमसीक्यू तो आप बहुत सारे ले सकते हैं। और बताइए, किसी को कुछ डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है?